अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाज़ेब खानज़ादा। इमरान खान मुसलसल जारहाना सियासत के मूड में हैं। मौजूदा हुकूमत को इम्पोर्टेड करार दे रहे हैं। पाक फौज की तरदीद के बावजूद बैरूनी साजिश का इल्ज़ाम बार बार दोहरा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन पर दबाव बढ़ा रहे हैं और आम इदारों की तैनातियों को अभी से मुतनाज़ बना रहे हैं। तहरीक इंसाफ हर तरह से हुकूमत और इदारों पर दबाव बढ़ा रही है। पेशावर, कराची और लाहौर में जलसे के बाद अब इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च की कॉल दे रही है, धरने की कॉल दे रही है। इमरान खान ने इस्लामाबाद आने का ऐलान कर दिया है। 2 दिन पहले इमरान खान ने एक वीडियो पैगाम में अपने कारकुनों को इस्लामाबाद आने की कॉल दी और कहा कि जब तक इलेक्शन का ऐलान नहीं होता आपको इस्लामाबाद में बैठना है। और आज लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में इमरान खान ने एक बार फिर कहा कि मुल्क पर साजिश के तहत इंपोर्टेड हुकूमत को मुसल्लत किया गया। जब मैं कॉल दूं तो कम से कम 20 लाख लोग इस्लामाबाद पहुंचे। मुल्क के ऊपर साजिश के तहत एक इम्पोर्टेड हुकूमत मुसल्लत की गई है, जिसका मकसद सिर्फ एक है कि हमें अमेरिका फतह किए बगैर हमारे ऊपर हमें कंट्रोल करेगा। इन स्टूडेंट्स के जरिए पहले साजिश होती है, पूरी तैयारी होती है और फिर मुदाखलत होती है, यानी कि नो कॉन्फिडेंस के जरिए एक 22 करोड़ मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को हटाया जाता है। आज सबको आज कहना चाहता हूँ कि 20 लाख लोग कम से कम मैं इस्लामाबाद में चाहता हूँ जब मैं कॉल दूँगा। इमरान खान के इत्तेहादी शेख रशीद अहमद ने भी कल इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज करते हुए कहा कि अगर मुल्क को खाना जंगी और खून रेजी से बचाना है तो 30 मई से पहले इंतखाबात का ऐलान कर दें, वरना इमरान खान की कॉल पर पूरा मुल्क इकट्ठा हो जाएगा। और आज अब से कुछ देर पहले उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट की तरफ वादे इशारे करके कहा कि बातचीत चल पड़ी है, 30 मई तक इलेक्शन का ऐलान हो जाएगा। नवंबर से पहले इलेक्शन करवा कर लोग अपनी इज्जत में इजाफा करके जाएं। मैं 31 मई की बजाय 29 ही कह देता हूँ जी, बल्कि 15-20 दिन ही कहता हूँ। इलेक्शन का रास्ता निकलेगा। जो सारा मलबा गिरा दिया गया इदारों पे, जो कि नहीं ऐसा होना चाहिए, उनकी सोचें भी इस तरफ है कि इलेक्शन हाल है। हमें अपने तल्लकात फौज से गलतफहमियां दूर करनी है और मैं ये रोल अदा करने के लिए तैयार हूँ और मैं आपको इलेक्शन करा के बताऊंगा। मैं चैलेंज करता हूँ, इमरान की कॉल से पहले मसले हल कराना मेरी जिम्मेदारी है। इलेक्शन करवाने पड़ेंगे, वरना कोई हादसा हो जाएगा। कोई बड़ा आदमी जान से भी जा सकता है इस मुल्क में। मेरी ख्वाहिश ये है कि नवंबर से पहले लोग इलेक्शन करा के अपनी इज्जत में इजाफा करके जाएं। तहरीक इंसाफ 2 मुतजाद मुतालबात कर रही है। एक तरफ तो फौरी इंतखाबात कराने का मुतालबा कर रही है और दूसरी तरफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इस्तीफा भी मांग रही है। हालांकि हकीकत यह है कि इलेक्शन कमीशन पहले ही 5 अराकीन के बजाय 3 अराकीन के साथ काम कर रहा है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी मुस्ताफी हो गए तो नई तकरीरी तक आम इंतखाबात का इनेकाद नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली से मुस्ताफी हो चुकी है। इसलिए नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती में भी उनका कोई किरदार भी नहीं होगा। तो फिर उस चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इमरान खान कैसे तस्लीम करेंगे जब अपने ही लगाए गए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नून लीग का एजेंट करार दे रहे हैं और इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं। इसके अलावा आज एक और अहम पेशरफ्त भी सामने आई है। इत्तलात के मुताबिक साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने लाहौर में इमरान खान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की है। ज़राए के मुताबिक साकिब निसार इमरान खान की ख्वाहिश पर उनसे मुलाकात के लिए ज़मान पार्क पहुंचे थे। इमरान खान ने साकिब निसार को कानूनी मुशावरत के लिए बुलाया था। इस मुलाकात से मुतालिक मरियम नवाज ने ट्विटर पर लिखा कि सादिक अमीन के झूठे सर्टिफिकेट लेने और देने वाले की मुलाकात सदाकत और अमानत जैसे मुकद्दस अल्फाज को भी दागदार किया। इस हवाले से सीनियर साहब असनात मलिक ने ट्वीट किया है कि साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन होने के नाते सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कई जजों को तैनात किया। यहाँ तक कि चंद लोग जो उनके बहुत करीब थे अब अहम आईनी मामलात की समाअत कर रहे हैं। क्या ये मुलाकात उन पर असरअंदाज होगी? दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ने एक और मसला भी छेड़ दिया है। आर्मी चीफ समेत अहम तैनातियों पर अभी से सवाल उठाना शुरू कर दिया है। कल फवाद चौधरी ने एक ट्वीट में लिखा कि आइन मुंतखब वजीर आजम को आर्मी चीफ और दीगर तैनातियों का हक देता है। मौजूदा हुकूमत को ऐसी मुस्तकिल तैनातियों का कोई हक हासिल नहीं। इम्पोर्टेड हुकूमत अगर ऐसी तैनातियों के ख्वाब देखेगी तो मुल्क और इदारे अनारकी का शिकार हो जाएंगे। इस हुकूमत की हैसियत सिर्फ आर्जी है, मुस्तकिल तैनातियां मुंतखब हुकूमत करेगी। यानी फवाद चौधरी वाज़ेह पैगाम दे रहे हैं कि अगर अगले आर्मी चीफ की तैनाती भी तहरीक इंसाफ की मर्जी से ना हुई तो वो उसे भी कबूल नहीं करेंगे। हालांकि मौजूदा आर्मी चीफ को तौसी खुद इमरान खान ने दी और हमेशा उनके हक में बयानात देते रहे कि उनसे ज़्यादा जमहूरी आर्मी चीफ कभी देखा ही नहीं है। मगर फवाद चौधरी ये भी कह चुके हैं कि अगर फौज से ताल्लुकात खराब ना होते तो आज भी हुकूमत में होते। वैसे रिलेशनशिप खराब है? खराब ना होता तो हुकूमत में होता। खराब है? कब से खराब हुए?
بس کہتے ہیں نا وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. کتنے برسوں ہوئے؟ تو برسوں تو بہت پرانی بات چلی جاتی ہے. یہ کوئی اکتوبر کی کہانی تو نہیں ہے؟ اکتوبر مہینے ہوں گے. مہینے ہوں گے. اس کو ریپیئر کرنے کی کوشش تھی؟ بہت کوشش ہوئی، بہت کوشش ہوئی. آپ نے بھی کی؟ بہت کوشش کی. دوسری جانب وزیر دفاع خواجہ آصف کے مطابق ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی غیر آئینی مداخلت کا گلہ رہا. اسی طرح عدلیہ سے آئین کا تحفظ نہ کرنے کی شکایت رہی. موجودہ صورتحال میں خدا نخواستہ مارشل لاء لگ جاتا تو روایات کے عین مطابق تھا. آج اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ اپنا آئینی کردار ادا کر رہے ہیں تو عمران خان اور ہواری گالیوں پر کیوں اتر آئے ہیں؟ ہمارے ساتھ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب موجود ہیں. خواجہ صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. خواجہ صاحب، خون ریزی کی دھمکی بھی اور جلد انتخابات کا مطالبہ بھی، اور ساتھ میں اب تو یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ آپ نہیں کر سکتی آپ کی حکومت اگلا آرمی چیف تعینات نومبر کے مہینے میں، کیونکہ موجودہ آرمی چیف کہہ چکے کہ انہیں توسیع بھی نہیں چاہیے. تو ہر طرف سے گھیرا تنگ کر دیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے آپ کی حکومت پر. بہت بہت شکریہ شاہ زیب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوئی ایسی بات نہیں ہے گھیرا تنگ کرنے والی. یہ ایک سیاسی ٹیکٹکس ہوتے ہیں، استعمال کیے جاتے ہیں. وقت گزر جاتا ہے، یہ بھی وقت گزر جائے گا. ابھی تو بڑی تازہ زخم ہیں. ابھی انہی زخموں کو جو ہے پی ٹی آئی اور ان کی لیڈرشپ، ان کا لیڈر جو ہے بیٹھ کے چاٹ رہا ہے ان زخموں کو. تو لازمی طور پہ زخم جو ہے وہ درد بھی دیتے ہیں، ان میں ٹیسیں بھی اٹھتی ہیں. تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا. امپورٹڈ حکومت ہمیں کہنے والے نے اپنے بچے جو ہیں پچھلے کئی سال سے ایکسپورٹ کیے ہوئے ہیں یو کے کو. وہ بھی یو کے اور یو ایس اے میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. یو کے جو ہے وہ بھی اسی کیمپ سے تعلق رکھتا ہے جو امریکن کیمپ ہے. تو یہ ساری باتیں جو ہیں، مثلا یہ آپ نے خون ریزی والی بات کی، یا آپ نے ایک اور لفظ استعمال کیا شیخ رشید صاحب نے، تو یہ پہلے بھی انہوں نے یاد ہوگا آپ کو، گرا دو، جلا دو، یہ کر دو، مار دو، اس قسم کے لفظ وہ ماضی میں بھی استعمال کرتے رہے. اور مشرف کے وقت سے لے کے عمران خان کے وقت تک وہ بہت سے دعوے کرتے رہے، جو دعوے جو ہے ہوا میں تحلیل ہو گئے. اور اس وقت بھی نواز شریف واپس آ گیا 2008 میں، اور اللہ کے فضل سے آج نواز شریف کا بھائی جو ہے وہ پاکستان کا وزیر اعظم ہے. اس کا بھتیجا جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ کل چیف منسٹر پنجاب کا حلف اٹھائے گا. تو یہ ساری باتیں، یہ دعوے جو ہیں نا، ماضی میں بھی جھوٹے نقش برآب ثابت ہوئے، اور اب بھی یہ نقش برآب ثابت ہوں گے. یہ جہاں تک مگر صاحب ایک جو اہم بات ہے وہ یہ ہے، ایک اہم بات یہ کہ جیسے آپ کا جو آپ نے کل کہا کہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی غیر آئینی مداخلت کا آپ کو گلہ رہا، اور اسی طرح عدلیہ سے بھی تحفظات رہے غیر آئینی معاملات کے، مگر موجودہ صورتحال میں آپ کہہ رہے ہیں کہ خدا نخواستہ مارشل لاء لگ جاتا اگر روایت کے مطابق ہوتا. مگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے تعلقات اچھے ہوتے تو ہم حکومت میں ہوتے. یعنی وہ واضح طور پر اسٹیبلشمنٹ کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں جس طریقے سے آپ ماضی میں ذمہ دار ٹھہراتے تھے کہ ہم ان کی وجہ سے اقتدار سے گئے. نہیں دیکھیں، میں نے جو میرا خیال ہے کہ آپ سے بہتر کون ہماری تاریخ کو اور ہماری سیاسی صورتحال کو جانتا ہے. آپ بڑی ریسرچ کر کے اپنا پروگرام کرتے ہیں. میں بڑا مدعا ہوں آپ کا، لیکن میں آپ کو ذرا تھوڑا سا وقت لوں گا، آدھا منٹ کے قریب. جو میں نے جو باتیں کی ہوئی ہیں، یا مخالفت کی ہوئی ہے، یا ہماری پارٹی نے کی ہوئی ہے، یا اپوزیشن پارٹیز نے مختلف اوقات میں جب مخالفت کی ہے، تو وہ انٹرونشنز تھیں جو 58 میں، پھر 69 میں، پھر 77 میں، اور اس کے بعد 1999 میں ہوئیں، جو انٹرونشن ہوئی جب ڈائریکٹلی جو ہے فوج نے ایک سیاسی رول جو ہے وہ سنبھال لیا، ایک سیاسی عہدہ سنبھال لیا، وردی کے ساتھ ساتھ سیاست میں وہ حصہ لینا انہوں نے شروع کر دیا. میں نے ہمیشہ ان پہ بھی اعتراض کیا، اور اعتراض بنتا بھی ہے اس پہ. لیکن اس صورتحال میں جو پچھلے 4-5 سال سے چل رہی ہے، اس کے اوپر تو ابھی آپ نے بیان دیا ہے کہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات جو ہے صحیح رہتے، پی ٹی آئی کے یعنی کہ صحیح رہتے تو اقتدار میں نہ جاتے، اور ریپیئر کرنے کی بھی انہوں نے کوشش کی ہے. سو دے آر ویری گلیئرنگلی ایکیوزنگ اسٹیبلشمنٹ آف بیکنگ اپ اے پولیٹیکل گورنمنٹ فار لاسٹ 4 years. اور جب تعلقات جو ہیں وہ خراب ہو گئے تو وہ ان کی اقتدار بھی جو ہے رخصت ہو گیا. لیکن میں یہاں پہ اسرٹ کروں گا کہ ہم نے جو ہے اپنی ووٹوں کی تعداد سے عمران خان کو گھر بھیجا ہے، اس کو نکالا ہے.
ایک مہنگائی اور کرپشن سے بھرپور 4 سال کی حکومت کا ہم نے خاتمہ کیا ہے، جس میں ایک خاتون جو ہے، میں نام نہیں لیتا، معیوب لگتا ہے، انہوں نے ان کے گھر والوں کے ساتھ، یعنی عمران خان کے اہل خانہ کے ساتھ تعلقات کی وجہ سے، کسی ملی بھگت کی وجہ سے جو ہے انہوں نے اربوں روپے بنا لیے، اور آج وہ مفرور ہیں وہ خاتون جو ہے۔ تو یہ اس قسم کے جب الزامات لگیں، اس قسم کا جب بھیانک قسم کا جو ہے دور حکومت جو ہے سامنے لایا، یہ آپ ہی لا رہے ہیں، میڈیا لا رہا ہے، سارا لا رہا ہے، سیاستدان تو جو بیان دیں گے تو اس کا کوئی 2 مطلب نکالے جاتے ہیں، ان کی کریڈیبلٹی پہ اٹیک کیا جاتا ہے، لیکن جب میڈیا جو ہے باجماعت ہو کے جو ہے اس سکینڈل پہ، یہ خاتون کے سکینڈل پہ، جنہوں نے بحریہ والوں سے زمینیں لیں، ایک یونیورسٹی بغیر چارٹر کے، بغیر کسی اپروول کے اس کو ڈکلیئر کر کے اس کے نام کے اوپر پیسہ بٹورا لوگوں سے، اور اس کے ٹرسٹ کے اوپر جو ہے وہ خاتون خود فرد شہزادی اور اس کے بعد بیگم صاحبہ وزیر اعظم اس وقت کی، اور وزیر اعظم خود اس کے ٹرسٹی ہوں، اور وہاں لوگوں کو وصول کریں، تو یہ تو ایک قسم کی، میں سمجھتا ہوں دن دہاڑے ایک ڈاکہ ہے جو ڈالا جا رہا ہے یونیورسٹی کے نام پہ، اور ڈالا گیا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے یہ آپ دیکھیں، یہ شاہ زیب، یہ آپ اگر ٹائمنگ دیکھیں گے جب یہ ساری واردات ہو رہی تھی تو اس وقت اور کیا ساتھ ساتھ ہو رہا تھا، کن کن لوگوں کو اوبلائج کیا جا رہا تھا، انہوں نے نیشنل کرائم ایجنسی نے جو پیسے برطانیہ سے بھیجے وہ کہاں پہ گئے، کس کو اوبلائج کیا گیا، زمین دینے والوں کو اوبلائج کیا گیا، یہ ٹرانزیکشن جو ہے یہ کوئڈ پرو کو ہے ایک، اور وہ سامنے آ جائے گا، زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ صاحب آپ کی حکومت یہ معاملہ سامنے لائے گی، کیونکہ بات آپ کی درست ہے، نیشنل کرائم ایجنسی نے تقریباً 190 ملین پاؤنڈ بھیجے پاکستان، اور بجائے اس کے کہ وہ حکومت ان کو کنفسکیٹ کرتی، جو ان پہ پہلے ہی سپریم کورٹ نے جرمانہ لگایا ہوا تھا، وہ اس میں کمپنسیٹ کر دیا گیا، انہیں 40-45 ارب روپے کا فائدہ پہنچا دیا گیا، اور کابینہ سے اس کو اپروو بھی کرا لیا گیا عمران خان صاحب کی طرف سے، اور بعد میں یہ زمین جو ہے ٹرسٹ کی دی گئی ہے۔ تو اس کی تفصیلات اور اس کی تحقیقات آپ کی حکومت کرے گی اور عوام کے سامنے رکھے گی کہ کیا گٹھ جوڑ ہے؟ میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کروں گا جو آپ نے کہا ہے، اس کے علاوہ وہ زمینیں جو ہیں جو موٹر وے پہ یا رنگ روڈ پہ لی گئی ہوئی ہیں، وہ بھی آپ دیکھیں، ان کی کل کے پرسوں جو ہے تصویریں جو ہیں، وہ جو ریونیو کا ریکارڈ جو ہے اس کی تصویریں آئی ہوئی ہیں۔ یہ آپ تو بات کر رہے ہیں وہ صحابہ والی جو جعلی یونیورسٹی ہے اس کی بات کر رہے ہیں، لیکن یہ جو بڑے ویلیویبل اور بڑے لیوکریٹو جگہ کے اوپر جو زمینیں دی گئی ہوئی ہیں، سیم جو ہے آرگنائزیشن نے جو زمینیں دی ہوئی ہیں، وہ سب اس وقت سارے سوشل میڈیا پہ اور الیکٹرانک میڈیا کا جو ہے نا اس نے تش بام کر دیا ہے کہ کس طرح جو ہے ہاتھ گرم کیے جا رہے تھے اور اوبلائج ہوا جا رہا تھا۔ میں تھوڑا سا الیکشن کمیشن پہ آنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں الیکشن کمیشن جو ہے الیکشن کمیشن سے پہلے اگر میں صرف ایک سوال کر سکوں، اگلے چیف کی تعیناتی، اب موجودہ چیف تو اناؤنس کر چکے کہ وہ ایکسٹینشن نہیں لے رہے ہیں، انہیں دی بھی جائے گی تو وہ نہیں لیں گے، تو آپ کو تو وہ اگلا چیف اگر تعینات کریں گے تو فوج کا اگلا چیف پہلے ہی متنازع ہو گیا، انہوں نے کہا کہ جی آپ نہیں کر سکتے آپ لوگ تعینات، تو آپ لوگ کیا پھر جلدی الیکشن کی طرف جائیں گے، جلدی الیکشن کا اعلان کریں گے؟ دیکھیں شاہ زیب، اگلے چیف کی تعیناتی جو ہے نا وہ نومبر میں ہونی ہے، ابھی 4 مہینے ختم ہوئے ہیں، تقریباً 7 مہینے دور ہے۔ ہماری حکومت تمام اختیارات جو ہے آئینی اور قانونی طور پہ استعمال کر سکتی ہے۔ وزیر اعظم کے جو آئین میں اختیارات دیے گئے ہیں ان کو استعمال کرنے میں کوئی امر جو ہے وہ مانے نہیں ہے، وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی پی ٹی آئی ایسی بات کرتی ہے تو اس کی کیا آئینی اور قانونی ویلیو ہے؟ ایک بندہ جو ہے وہ نکالا جا چکا ہے اقتدار سے، اور نکالا بھی بڑی جو کیا کہتے ہیں اس کے اوپر جس قسم کے الزام لگ رہے ہیں، اس کا نام لوگوں نے عمران خان کی جگہ توشہ خان رکھ دیا ہے۔ تو یہ دیکھیں آپ توشہ خانہ کا ہی دیکھ لیں کہ 3 لوگوں کے اوپر مقدمات بنے، میاں نواز شریف پہ، یوسف رضا گیلانی پہ اور آصف زرداری صاحب پہ، ان تینوں پہ بنے یہ بھی ہے۔ تو یہ وہ تو بڑے ختم ہو گئے کیس اور سارا کچھ جو ہے گزر گیا، لیکن یہ تو بڑی تازہ واردات ہے اور بڑی بھیانک قسم کی ایک بڑی ننگی واردات ہے جو انہوں نے کی ہوئی ہے، اور خود اس کا اعتراف بھی کر رہے ہیں۔ اب آتا ہوں میں آپ کے سوال کی طرف۔ دیکھیں کوئی ایسا امر جو ہے وہ ان کو مانے نہیں کرتا اس بات پہ کہ وہ نہ کریں، اس کو پاور کو ایکسرسائز نہ کریں۔ جب وقت آئے گا انشاءاللہ تعالی
वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ जो है इस पावर को एक्सरसाइज करेंगे और नया आर्मी चीफ जो है वो मेरिट के ऊपर और जो रिकमेंडेशंस होती हैं हमारी फ़ौज के अदारे की उसके मुताबिक जो है वो अपॉइंट करेंगे। कोई चीज़ उनको रोक नहीं सकती, कोई कानून कोई आइनी शिक जो है उनको नहीं रोक सकती। अगर ये शोर मचाते रहें वावेला, ये हर बंदे को पहले डिस्प्यूट कर देते हैं। तो उनका मतलब है कि कल खुदा न खास्ता जो है, खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसी सूरत हाल पैदा होती है तो उसमें जो है वो कोई जो है वो कह सकते हैं कि जी हमने तो ये कहा था, हमने तो ये कहा था, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। ये सिर्फ जो है टैक्टिक्स हैं। मगर इसमें मसला है कि जो टैक्टिक है वो नजर आ रहा है कि फॉर्मूला वही है जो आप लोगों ने अप्लाई किया था। नवाज शरीफ साहब ने, मरीम नवाज साहिबा ने, जो उस वक्त हमने देखा जनरल फैज साहब पर, आर्मी चीफ पर जो तनकीद की थी और मरीम नवाज साहिबा कहती थी पावर टॉक्स टू पावर, तो इमरान खान को नज़र आ रहा है कि उसका फ़ायदा हुआ, एक दबाव बढ़ा और आप कह रहे थे कि पीछे हटे हुकूमत की सपोर्ट से, तो वो पीछे हटे, बैसाखियाँ हटी, जिसकी वजह से आप लोग कामयाब हुए। तो वही फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं वो कि गलती मान लो, इसके अलावा हमारे खिलाफ थे, अगला चीफ, वो पहले से वही फार्मूला तैनात कर रहे हैं। फिर जजिस के हवाले से भी बात आ रही है, वो जजिस पर तनकीद भी कर रहे हैं अपने जलसों में, और आज साकिब निसार साहब से भी मिले हैं, जिसके बारे में हमने दिखाया। असनाद मलिक साहब ने जो ट्वीट किया है कि बहुत सारी तैनातियाँ हैं जो साकिब निसार साहब ने की थी। तो फार्मूला दबाव का वही है पब्लिकली जो आप लोगों का था। मैं एक बात जो है थोड़ी सी आपकी तरदीद करूँगा कि हमारा फार्मूला, आप कह रहे हैं, मैं अगर वो बात तस्लीम भी कर लूँ, मेरा अपना ख्याल है कि इमरान खान का जो फॉल है, इमरान खान का जो ज़वाल है, वो उनकी अपनी हरकतों की वजह से आया है। और फवाद चौधरी ने बिल्कुल सही कहा कि जी उनके ताल्लुकात जो है ख़राब हुए और वो ताल्लुकात की ख़राबी की वजह से इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है वो उन्होंने बिल्कुल एक सही सूरत हाल बयान कर दिया है। उसमें हमारा दबाव जो है, हमने जिस तरफ आप रेफ़र कर रहे हैं जिन बयानात की तरफ, वो तो आज से 2-2.5 साल पहले थे। वो तो 2020 की बात आप कर रहे हैं उन बयानात की जो है। उसके बाद 2 साल जो है हुक्मरान रहे हैं, कम से कम 2.25 साल हुक्मरान रहे हैं इमरान खान साहब। कोई ऐसी बात नहीं हुई। ये सारा कुछ जो है ये एक्चुअली अक्टूबर नवंबर के बाद जो है ये सारा स्नोबॉल होने शुरू हुए। सारे हालात जो हैं ये बढ़ते गए और ये प्रॉब्लम्स जो हैं मौजूदा हुक्मरानों की, गुजरे हुए हुक्मरानों की जो है वो पाइल अप होती गई और ना हैंडल कर सके उन मुश्किलात को, और एक बहुत बड़ी तादाद जो है डिफेक्ट कर गई उनकी पार्टी से। उसकी वजह से हमारे वोटों की, उन्होंने वोट तो नहीं हमें दिए लेकिन हमारे वोटों की तादाद बढ़ गई। जो लोग हमें लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली वोट दे सकते थे उन सब ने हमें वोट दिए, हमने वोटों से उनको घर भेजा है। और मैं फिर अगर आप इजाज़त दें तो मैं इलेक्शन कमीशन की बात करूँगा। इलेक्शन कमीशन में जो घपले इन्होंने किए हैं फॉरेन फंडिंग में, ये फॉरेन फंडिंग का केस जो है अगर आप डिटेल निकालेंगे तो इसमें भी मुलाजमों के नाम के ऊपर जिस तरह ये चपरासियों का ताना देते थे या किसी और का ताना, उनके नाम पे पैसे आए हुए हैं। पैसे जो शौकत खानम जो एक ट्रस्ट है जो अपनी वालदा के नाम पे इमरान खान ने बनाया था, उसके नाम के ऊपर आप देखें कितना मुक़द्दस एक काम है कि आप अपनी वालदा के नाम पे ट्रस्ट बनाते हैं और उसके नाम पे पैसे बढ़ा के आप अपनी सियासी जमात में जो है, जो अपनी वालदा का नाम भी एक्सप्लॉयट करे अपनी सियासी जमात के मफाद के लिए और उस पर आए हुए पैसे जो है वो इस्तेमाल कर ले अपनी सियासी दुकान चमकाने के लिए, अपने जो है वो अपना इक़्तिदार जो है चमकाने के लिए, इक़्तिदार में आने के लिए इस्तेमाल करे, उस शख्स की क्या क्वालिटी होगी, उस शख्स का क्या उसका इखलाकी जवाज़ होगा या क्या उसका एक मॉरल जो है वो हाई ग्राउंड किस तरह वो क्लेम कर सकता है ये बंदा जो है। ये एक ट्रस्ट जो है वालदा के नाम पे हो, उसके पैसे जो है आप इस्तेमाल कर लें अपनी सियासत के लिए। मैं समझता हूँ इससे बड़ी कोई बददियानती नहीं हो सकती। फखर दुरानी साहब की स्टोरी थी, उसमें यह था कि जो इन्होंने अपने फॉरेन फंडिंग केस में, पार्टी के फॉरेन फंडिंग केस में जो नाम दे दिए हैं, असल में वो लोग कहते हैं कि वो डोनर्स उसके थे, शौकत खानम के थे। अभी ज़ाहिर इलेक्शन कमिश्नर ने फैसला करना है कि क्या शौकत खानम के फंड्स इस्तेमाल हो गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए या नहीं हुए। ये फखर दुरानी की स्टोरी थी कि नाम वो हैं। जब उनसे बात की गई तो उन्होंने कहा कि हम नहीं रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, हमने तो डोनर नहीं रहे, हम तो शौकत खानम के डोनर थे। जी बिल्कुल, फखर दुरानी की ये स्टोरी थी, मैं उसी को कोट कर रहा हूँ
मैं उसी स्टोरी को कोट कर रहा हूँ, और ये इसलिए शोर मचा रहे हैं। कल जो लाखों का मजमा था इलेक्शन कमीशन के बाद, जिसको शेख रशीद साहब ने एड्रेस किया है, 4-5 लाख लोग जो इकट्ठे हुए थे, उनको एड्रेस करते हुए जो खून रेजी की उन्होंने धमकी दी है, वो धमकी इलेक्शन कमिश्नर को दे रहे थे। इसका नाम जो है इलेक्शन कमीशन साहब का, कमिश्नर साहब का नाम जो है, मेरे हाथ में चिट जो है परवेज खटक साहब ने दी, और उन्होंने कहा जी कि हमारी तरफ से ये प्रपोज्ड है। उससे पहले जो पहले इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी होते थे बाबर याकूब साहब, उनके ऊपर ये इंसिस्ट करते रहे कि जी आप उनको जो है इलेक्शन कमिश्नर बनाएं, जिसके ऊपर हमने इख्तलाफ किया कि 2018 के बददियानती के इलेक्शन जो है उसमें ये मुलव्वस रहे हुए हैं, हमने नहीं इनको जो है एंडोर्स करना इस अपॉइंटमेंट को। उसके बाद ये इनका नाम लेके आए, इनिशिएट इन्होंने किया, एंडोर्स हमने किया, आज ये उसको गालियां दे रहे हैं। मगर क्या उस वक्त बोला था इन्होंने, उस वक्त कहा था इन्होंने, आपको बताया था कि ये फौज की तरफ से आया है? क्योंकि आज इमरान खान साहब कह रहे हैं कि फौज की तरफ से नाम आया था सिकंदर सुल्तान राजा साहब का। क्या बताया था? कंसेंसस डेवलप करने में उस वक्त फौज ने किरदार अदा किया था आप लोगों के साथ? कती तौर पे नहीं, फौज ने कोई कम से कम जो है हमारे सामने इन्होंने किसी स्टेज पे नहीं कहा कि ये फौज की तरफ से आया हुआ है या एस्टेब्लिशमेंट का प्रपोज नाम है, ऐसी कोई बात नहीं हुई। ये डिस्कशन जो है मैं उसमें शामिल था डेली बेसिस के ऊपर, और ये कई दिन जारी रही। हम अपनी जो है क़यादत के साथ राब्ते में रहे, और ये जब अपॉइंटमेंट इनकी हुई है उस प्रोसेस के अंदर कहीं भी एस्टेब्लिशमेंट का या फ़ौज का नाम नहीं आया, और इन्होंने ख़ुद प्रपोज़ किया, हमने इंडोर्स किया। तो अब ये उसको गालियां दे रहे हैं। अब ये साकिब निसार साहब आए, मेरा उनके साथ ताल्लुक़ रहा है बड़ा, मैं उनका एहतराम करता हूँ। उनको भी अपनी जो इस कुर्सी पे फायज रहे हैं उसका एहतराम करना चाहिए। उन्होंने जो फैसले किए हैं अपनी चीफ जस्टिस के दौरान जो है वो मुतनाज़ा फ़ैसले हैं। वो फ़ैसले जो है तारीख़ में उनकी गूंज जो है वो तमीज़ुद्दीन वाले केस की या नज़रिया ज़रूरत वाले केस की तरह जो है वो हमेशा रहेगी, कि वो फ़ैसले जो थे, जो नवाज़ शरीफ को जिसके ऊपर नाअहल किया गया, उसके बाद जो है करोड़ों के गबन सामने आ रहे हैं, अपने भी सामने आ रहे हैं और दूसरों के भी जो साथ हैं, जो अजीज़ हैं, जो अजीज़ों के आगे दोस्त हैं या अजीज़ हैं, उनके भी गबन सामने आ रहे हैं। सारे नाम जो है आप शाहजेब आपके प्रोग्राम में ही सारी चीज़ें आ रही हैं, को मैं नहीं कह रहा, मैं आपको कोट करूं या दूसरे चैनल्स को कोट करूं, ये सारी की सारी बातें जो हैं अब सामने आ रही हैं। आपने एक 10,000 के लिए एक शख्स को जो है आपने उसको नाअहल करार दे दिया, 10,000 दिरहम की तनख्वाह ना लेने के ऊपर नाअहल करार दे दिया, सारी उम्र के लिए नाअहल, उसको कैद कर दिया, उसको कैद दिया। अब जो है इनकी दुम पे पैर आया तो ये चीख रहे हैं। शेख साहब मुझे ख्वाजा साहब आखिर में बताएगा कि शेख साहब ने ये कहा है, शेख रशीद साहब ने, कि बातचीत चल पड़ी है, इलेक्शन का ऐलान 30 मई से पहले हो जाएगा, बड़ी ईद के करीब इलेक्शन हो जाएगा, ऐसा है क्या? ऐसी कोई बात नहीं है। इलेक्शन जो है वो हमारी हुकूमत की अल्लाह के फजल से, उसकी मेहरबानी से डिस्क्रेशन है। हमें जब सियासी तौर पे हम महसूस करेंगे कि ये माज़ूम वक्त है इलेक्शन करवाने का, चाहे वो जल्दी हो या शेड्यूल पे हो, तो उस पे इलेक्शन होंगे। इनके शेख रशीद साहब के कहने के ऊपर जो है वो इलेक्शन नहीं होंगे। शेख साहब ने जो कहा वो आप लोगों के हवाले से भी नहीं कहा, उन्होंने हमारी बात चल पड़ी है। उन्होंने कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि नवंबर से पहले इलेक्शन करवा के लोग अपनी इज्जत में इजाफा करके जाएं। आर्मी चीफ के हवाले से कह रहे हैं वो, तो उनकी तरफ से है क्या कोई ऐसी बात, आप लोगों पे कोई दबाव है कि इलेक्शन जल्द करा दें? वो देखें पिछले 30 साल से तो मैं भी देख रहा हूँ, हो सकता है उससे पहले भी वो आपने भी देखा होगा, गेट नंबर 4 की जो है वो रेफरेंस देते रहते हैं। मैं समझता हूँ कि इतना ब्लेटेंट जो है वो फ़ौज का रेफरेंस देना जो है किसी भी सियासतदान के साथ, चाहे वो उनको रिप्रेजेंट करता हो या उनकी आशीर्वाद उसको शामिल हो या उनकी सरपरस्ती शामिल हो, किसी इंटेलिजेंस एजेंसी की सरपरस्ती शामिल हो, उनको इस तरह इस्तेमाल करना जो है, मेरा ख्याल है कि उनके बकौल वो उनके मौसन रहे हुए हैं, मौसनों के नाम इस तरह नहीं लिए जाते जिस तरह शेख साहब ले रहे हैं। मेरा ख्याल है कि वो एक दुकान का कारोबार जो है वो बंद हो रहा है, दुकान बंद हो रही है, वो क्लोजर की तरफ कारोबार जा रहा है। उस कारोबार को सैल्वेज करने के लिए, उस कारोबार को अपनी सियासी दुकान को बचाने के लिए जो है बड़े बड़े नाम लेके जो है वो सोच रहे हैं कि उनका कारोबार जो है, मेरा ख्याल है कि उनका कारोबार बंद हो चुका है, इस दुकान को ताला लग चुका हुआ है। 2-4 और दिन
शोर मचा लेंगे। उसके बाद जो है जो आइनी प्रोसेस इस वक्त चल रहा है वो इंशाल्लाह ताला कंप्लीट होगा। आप देखें ये कोई काबिल क्या कहते हैं एहतराम या मोहतरम लोग जो हैं वो इस तरह की हरकतें करते हैं जिस तरह सदर मुमलकत ने हरकतें की और गवर्नर पंजाब हरकतें कर रहे हैं। जब असम्बली के लोग जो है इस्टेब्लिश कर चुके हैं अपनी मेजॉरिटी जो है हमजा शहबाज के हक़ में, तो वो जिस तरह वो मैंने एक ट्वीट किया था कि इमरान खान इस तरह नहीं जाएगा, वो विकेटें भी उखाड़ेगा और पिच पे लेट जाएगा और नहीं जाएगा बाहर, ये बिल्कुल उसी तरह इसने किया है और ये इस वक्त पिच पे लेटा हुआ है। बहुत शुक्रिया और जो है बहुत शुक्रिया ख्वाजा आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, मज़ीद अहम खबर पर बात करेंगे। अहम खबर है वो भी आपके सामने रखेंगे। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की दोस्त फराह खान का नाम मुसलसल स्कैंडल्स में सामने आ रहा है और इमरान खान के लिए मसला बन रहा है, उनके इमेज के लिए मसला बन रहा है। जबकि इमरान खान और उस्मान बुज़दार को भी उनसे जोड़ा जा रहा है, मगर तहरीक इंसाफ फराह खान को पहचानने से अब इनकार कर रही है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान साबिक वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी से फराह खान के हवाले से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमें क्या पता फराह बीबी कौन है। फराह गोगी के हवाले से जो सवाल हुआ, क्या सवाल पूछा गया था ये कौन है, हमें क्या पता। अगर जिनका देखिए बड़ी सिंपल बात है, अगर उनके जो मरियम नवाज़ हुकूमत में है उनके खिलाफ एविडेंस है वो केस करें, केस क्यों नहीं कर रही। फवाद चौधरी फराह खान को पहचानने से इनकार कर रहे हैं, मगर फराह खान ही के घर पर इमरान खान और बुशरा बीबी का निकाह हुआ और गुज़िश्ता सेनेट के इंतखाबात में तहरीक इंसाफ ने उन्हें सेनेट का कवरिंग उम्मीदवार बनाया। 16 फरवरी 2021 को शहबाज गिल ने ट्वीट किया था कि सेनेट में पंजाब से खवातीन की इकलौती नशिस्त पर तहरीक इंसाफ डॉक्टर जरका को पहले ये टिकट जारी कर चुकी है। फराह बीबी पीटीआई का हिस्सा हैं, पिछले कई सालों से जमात में एक्टिव हैं, उन्होंने सेनेट के लिए कागजात नामजदगी जमा कराए हैं जो उनका हक है। वो पार्टी की कवरिंग उम्मीदवार हैं, वो एक एंटरप्रेन्योर हैं और अपना बिजनेस करती हैं। हमें खवातीन को आगे आने का मौका देना चाहिए, ना कि उन पर बेजा तनकीद करनी चाहिए। पार्टी के हर ओहदेदार और मेंबर का हक है कि वो कागजात जमा कराए, इसमें खातून अव्वल पर तनकीद करना और उनको बेजा इस मामले में लाना दुरुस्त नहीं। कवरिंग उम्मीदवार बनाया, उन पर होने वाली तनकीद का दिफा किया, मगर अब उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया क्योंकि फराह खान पर इल्ज़ाम लग रहा है कि इमरान खान की हुकूमत में फराह खान के असासों में 4 गुना इजाफा हुआ। ना सिर्फ फराह खान के असासों में इजाफा हुआ बल्कि उनके खानदान के दीगर अफराद के असासे भी तेजी से बढ़े और फराह खान ने 2019 में इसी हुकूमत की टैक्स एमनेस्टी स्कीम से फ़ायदा भी उठाया। उन पर इल्ज़ाम लग रहा है कि पंजाब में होने वाली ट्रांसफ़र और पोस्टिंग्स के लिए उन्होंने करोड़ों रुपए की रिश्वत ली और अब उनका नाम एक और केस में सामने आ रहा है। ये केस इमरान खान को डोनेशन में मिलने वाली इराजी पर बनने वाली अल-कादिर यूनिवर्सिटी के हवाले से है, जिसका इफ्तिताह खुद इमरान खान ने किया और इसे रूहानी तालीम के लिए बहुत अहम करार दिया। इसकी ज़मीन डोनेशन में मिली और इस यूनिवर्सिटी को सालाना करोड़ों रुपए के अतियात मिलते हैं और फराह खान इस यूनिवर्सिटी की ट्रस्टी के तौर पर खिदमात अंजाम देती रही हैं, जिसके खर्चों की जिम्मेदारी मुआहदे के तहत डोनर की है। लेकिन अब तक उसे ना तो यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल सका है और करोड़ों रुपए की फंडिंग मिलने के बावजूद इस कॉलेज में सिर्फ 37 तलबा दाखिल हैं जो फीस देकर पढ़ाई कर रहे हैं। इस हवाले से द न्यूज़ में कासिम अब्बासी की खबर के मुताबिक इमरान खान को यूनिवर्सिटी की तामीर के लिए 2019 में एक रियल एस्टेट टाइकून ने डोनेशन के तौर पर 458 किनाल इराजी दी, जिसकी मालियत उस वक्त 244 मिलियन रुपए यानी 24 करोड़ 40 लाख रुपए थी। ट्रस्ट के तहत चलने वाले इस इदारे की असल ट्रस्टीज इमरान खान, बुशरा बीबी, जुल्फी बुखारी और बाबर अवान थे, मगर बाद में जुल्फी बुखारी और बाबर अवान को ट्रस्ट से निकालकर उनकी जगह डॉक्टर आरिफ नज़ीर भट्ट और फरद शहजादी उर्फ फराह खान को ट्रस्टी बनाया गया। मैनेजमेंट के मुताबिक ये यूनिवर्सिटी है, लेकिन हायर एजुकेशन कमीशन पंजाब अभी तक इसे तस्लीम नहीं करता। खबर के मुताबिक जनवरी 2021 से दिसंबर 2021 के दरमियान ट्रस्ट को 18 करोड़ रुपए के अतियात मिले, जबकि जुलाई 2020 से जून 2021 तक ट्रस्ट की आमदनी 10 करोड़ 10 लाख रुपए थी, जबकि स्टाफ की मजमूई तनख्वाह समेत दीगर अखराजात 85,80,000 रुपए थे। खबर के मुताबिक रियल एस्टेट टाइकून ने अल-कादिर यूनिवर्सिटी को 458 किनाल जमीन अतिये के तौर पर दी, जिसकी मालियत 24 करोड़ 40 लाख रुपए थी। जमीन पहले जुल्फी बुखारी को मुंतकिल की गई, जिन्होंने बाद में इसे ट्रस्ट को मुंतकिल कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि इस जमीन को तस्लीम करने के मुआहदे पर दस्तखत बुशरा बीबी और प्राइवेट कंपनी ने किए, जबकि इमरान खान उस वक्त वजीर आजम पाकिस्तान थे और वो ट्रस्ट के चेयरमैन थे। दोनों ने तस्दीक की कि उन्होंने जमीन अल-कादिर यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट ट्रस्ट के मकसद के लिए ही खरीदी थी। उन्होंने इस बात की तस्दीक भी की कि मुआहदे के तहत वो अल-कादिर यूनिवर्सिटी के क़याम और जारी उमूर के अखराजात उठाएंगे, जबकि अल-कादिर प्रोजेक्ट के क़याम के लिए पैसे भी देंगे। लेकिन यूनिवर्सिटी के खर्चों की तमाम जिम्मेदारी उठाने का मुआहदा होने के बावजूद यूनिवर्सिटी अतियात और फीस दोनों ले रही है। इस हवाले से यूनिवर्सिटी के ट्रस्टी डॉक्टर आरिफ नज़ीर भट्ट का कहना है कि ट्रस्ट को रिजर्व फंड बनाने की ज़रूरत है ताकि अपने अखराजात उठा सके, इसलिए ट्रस्ट अतियात और ट्यूशन फीस लेकर ऐसा कर रहा है। और गुज़िश्ता बरस तमाम तालिब इल्मों को फीस की छूट दी गई थी। उन्होंने ये भी कहा कि तमाम फंड्स का थर्ड पार्टी ऑडिट किया गया है, मगर जब उनसे ऑडिट की तफसीलात मांगी गई तो उन्होंने ये कहकर इनकार कर दिया कि उनका यह इख्तियार नहीं है, क्योंकि ये मालूमात खुफिया हो सकती हैं। पूछे गए सवालात का जवाब नहीं दिया।
اور ان تمام معاملات کے باوجود فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کیا پتا فرح بی بی کون ہیں۔ ایک اور بات آج عمران خان صاحب نے کی، وہ بھی حقائق کے برخلاف ہے۔